किसी भी वक्त बाहर आ सकते हैं। मजदूरों का रेस्क्यू का मिशन जो है वो आखिरी दौर में पहुंच चुका है। पाइप डालने का काम वहां पर पूरा हो गया है। सुरंग के अंदर एम्बुलेंस भी भेजे जा रहे हैं। खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जो हैं वो मौके पर इस वक्त मौजूद हैं और एक एक चीजों को खुद वो पैनी नजरों से देख रहे हैं। लेकिन बहुत अच्छी बात पूरे देश के लिए ये है क्योंकि बड़े ही पैमाने पर ये युद्ध स्तर पर चल रहा था। दिन रात यहाँ पर इस सुरंग में ड्रिलिंग का काम हो रहा था कि कैसे आखिरकार अंदर जाया जाए और उन 41 फंसे हुए मजदूरों को वापस लाया जाए। हर कोई इसकी चिंता में था, लेकिन ये बहुत जल्दी होने वाला है क्योंकि किसी भी क्षण ऐसा हो सकता है कि मजदूर जो अंदर फंसे हुए हैं उन्हें अब बाहर निकाल लिया जाएगा क्योंकि ऑलरेडी अंदर जो है वो एम्बुलेंस अंदर जा चुकी हैं। डॉक्टर्स की पूरी टीम वहां पर मौजूद है। एक टेम्पररी हॉस्पिटल जैसा कहा जा रहा है कि वहां पर बना दिया गया है। जो परिजन है मजदूरों के उनको भी अंदर भेजा जा रहा है। वो अंदर से साथ बाहर आएंगे और अस्पताल भी वो साथ ही जाएंगे। तो कुल मिलाकर जो तैयारी है वो पूरी कर ली गई है। बहुत मुश्किल था ये और इस मुश्किल घड़ी में बहुत साहस के साथ काम लिया हर किसी ने। प्रशासन ने, एनडीआरएफ ने, एसडीआरएफ ने और डिक्स ने भी, जो कि हमारे लिए बाहर से आए और उन्होंने आकर रात दिन यहाँ पर कैसे इस सुरंग में अंदर घुसना है, कैसे इस सुरंग में कहाँ कहाँ से ड्रिलिंग होनी है, वो तमाम चीज़ें उन्होंने की और आज हमने तो उनको पूजा पाठ करते हुए भी देखा। खैर, कुल मिलाकर बात यह है कि टनल के अंदर अब बहुत जल्द ऐसा होगा कि आप उसकी झलक भी देख पाएंगे। उन 41 मजदूरों की तस्वीरें भी आपके सामने आने लगेंगी जब वो वहाँ से बाहर निकलेंगे। बहुत बड़े पैमाने पर यह रेस्क्यू ऑपरेशन हुआ है और बहुत दिनों तक इसको याद किया जाएगा जिस तरीके से हमने लगातार ये होते हुए देखा है। बहुत मुश्किल था ये, लेकिन फिर भी सक्सेस मिली, सफलता मिली और रात दिन इस पर सबकी निगाहें रही। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पल पल का ब्यौरा ले रहे थे और ये बात खुद पुष्कर सिंह धामी भी जब भी मीडिया से बात करते थे तो ये बात वो कहते थे कि रोज कम से कम वो इस बारे में पूछते हैं और हम देखते भी थे कि चिंता के साथ साथ जो चेतना थी वो कितनी ज्यादा यहाँ पर बढ़ गई थी और उसके साथ ही लगातार इसमें हम देख रहे थे कि अपडेट आ रहे थे और अच्छे ही आ रहे थे, सुखद ही आ रहे थे। और आज काफी अच्छा अपडेट ये है कि अब बहुत जल्द वो बाहर निकल रहे हैं। अब बहुत सारे लोग जो वहां पर मौजूद हैं उन क्या कुछ वो बोल रहे हैं इस बारे में, क्या कह रहे हैं। अब संवाददाता दीपांकर भट्ट जो है वो वहां पर मौजूद है, तो देखते हैं क्या कुछ कहना है वहां के लोगों का। सबसे पहले ये सुनवाते हैं। तो खुशी है, तो निकालने के बाद तो फिर और खुशी होगा। ठीक है, अंदर किसी तरह का कोई परेशानी नहीं था, बातचीत हुई थी, तबियत तो सब ठीक था। लोग जो मजदूर भाई अंदर फंस गए हैं वो जल्द से जल्द लोग बाहर आ जाए और पूरे क्षेत्र में आज दिवाली मनाई जाएगी और पूरे हमारे क्षेत्र के जनप्रतिनिधि और पूरे क्षेत्र की जनता है और जितने लोग यहाँ पे काम कर रहे थे वो बड़े उत्सुक है उन लोगों को देखने के लिए कि अति शीघ्र वो लोग अंदर से बाहर आ रहे हैं। जो 41 लोग जो अंदर फंसे हुए थे, जिसके लिए हम तपस्या और कल हमने यज्ञ की थी, वो भगवान बोखलाग वो महादेव प्रसिद्ध हो गया है और चंद घड़ी के अंदर जो है हमारा ये 41 लोग चंद घड़ी में आने वाले हैं। तो हर तरीके से प्रार्थना भी की गई थी और देश में हर किसी ने उनके लिए प्रार्थना की थी। वहां पर लोग जो स्थानीय लोग हैं उन लोगों ने भी काफ़ी प्रार्थनाएं की, काफ़ी कोशिश पहले तो उन्हीं लोगों ने शुरू की थी। बाद में इसमें जैसे जैसे रेस्क्यू ऑपरेशन बढ़ता गया वैसे वैसे और भी लोग इससे जुड़ते गए। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ तो शुरू से वहां पर डटा हुआ था। दीपांकर इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। ज़्यादा अपडेट के लिए उनके पास चलते हैं। दीपांकर, क्या कुछ स्थिति इस वक्त की वहां पर है, बताए जरा। बिल्कुल अमित, ये जो 17 दिन रहे इसमें आशा, निराशा, उम्मीद, आकांक्षा, अफवाहें, अटकलें, वो सब कुछ रहा इस पूरे ऑपरेशन में। जो एक ऑपरेशन साइट पे किसी ने जिसकी उम्मीद नहीं की थी और इसमें बहुत बड़ी बात थी तो सिर्फ और सिर्फ उम्मीद इस बात की कि एक दिन जरूर वो लोग बाहर निकलेंगे। और 21 तारीख का भी जिक्र इसमें हमेशा होगा कि 21 तारीख वो दिन था जब उनको ये पता लगा कि उनके अपने जिंदा है, अंदर सुरक्षित है। इसके साथ साथ इस ऑपरेशन को बहुत बातों के लिए याद किया जाएगा। इस ऑपरेशन को याद किया जाएगा सबसे बड़े टनल रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए दुनिया में। भारत में इसे सबसे सुरक्षित टनल रेस्क्यू ऑपरेशन के तौर पर याद किया जाएगा जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की निगरानी में हुआ। इस रेस्क्यू टनल ऑपरेशन को बाबा बौखनाथ के लिए याद किया जाएगा। इस टनल ऑपरेशन को एक सबसे खास तस्वीर के लिए याद किया जाएगा। मैं अपने कैमरा पर्सन संदीप से कहूं तो तस्वीर, वाकई उस तस्वीर के बाद यहां बहुत कुछ बदला। इस पर सिर्फ आप भरोसा कर सकते हैं, यह अंधविश्वास की बात नहीं है, लेकिन लोगों का जो भरोसा है। कल जो तस्वीर भगवान शिव की नजर आई थी वो खड़े हुए दिखे थे भगवान शिव, और आज आप देखिए
समाधि में भगवान शिव की वो पूरी यहाँ पर आकृति दिख रही है और उनके सामने एक तस्वीर जो आज उभरी है यहाँ पर, वो जिस तरीके से नंदी का स्वरूप होता है, नंदी का स्वरूप और भगवान शिव समाधि में, इस तस्वीर के लिए भी सिलक्यारा को याद किया जाएगा। सिलक्यारा गांव हमेशा के लिए इस बात के लिए याद किया जाएगा कि देश और दुनिया का सबसे बड़ा टनल रेस्क्यू ऑपरेशन यहां पर चला। दुनिया की सबसे बेहतरीन मशीनें, दुनिया के सबसे बेहतर एक्सपर्ट, दुनिया के एक से एक बढ़कर वैज्ञानिक और 41 मजदूरों की जान बचाने के लिए जो कवायद हुई है पिछले 24 घंटे में, इस बात के लिए भी याद किया जाएगा कि जहां मशीनें फेल हुई, जहां साइंस फेल हुआ, वहां पर मजदूरों ने, इंसान ने अपने हाथ से इस ऑपरेशन को कामयाब बनाया। और इस बात के लिए भी इससे एक सबक सीखा जाएगा कि भविष्य में पूरी दुनिया में जब भी टनलिंग का वर्क होगा तो इसके रिसर्च एंड डेवलपमेंट जो R&D यहां से हुई है, जो कुछ यहां से सीखा गया है, उसके लिए याद किया जाएगा। जी, बहुत शुक्रिया तमाम डिटेल्स के लिए आपका दीपांकर। जाहिर सी बात है इन सब चीज़ों के लिए इसे ज़रूर याद किया जाएगा। अब बात बिहार की करेंगे, जहां पर स्कूल की छुट्टियों के कैलेंडर पर सियासी घमासान मचा हुआ है। दरअसल बिहार सरकार ने 12वीं क्लास तक के लिए 2024 की जो छुट्टियों का कैलेंडर जारी किया है, इसमें अगर आप गौर से देखेंगे तो महाशिवरात्रि, जन्माष्टमी, रक्षाबंधन, तीज, ज्योतिया जैसे त्योहारों पर कोई छुट्टी नहीं दी गई है। 2023 के कैलेंडर में तीज के लिए 2 दिन और ज्योतिया के लिए 1 दिन की छुट्टी दी गई है। नए कैलेंडर में छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं। तो वहीं नए कैलेंडर में ईद के दिन अब 3 दिन की छुट्टी होगी। ईद पर 18, 19 और 20 जून को स्कूल बंद रहेंगे। अब इसी को आधार बनाकर बीजेपी ने नीतीश सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। बीजेपी ने नीतीश सरकार पर तुष्टीकरण का आरोप भी लगाया। नीतीश कुमार की सरकार ने हिंदू विरोधी मानसिकता और हिंदुओं की भावनाओं को आघात करने वाला एक निर्णय लिया है और स्कूलों के अंदर, चाहे वो प्राथमिक हो या हाई स्कूल हो, हिंदुओं के जितने पर्व त्यौहार हैं, चाहे वो रामनवमी हो, जन्माष्टमी हो, रक्षाबंधन हो, जितिया हो, उन सारे पर्व त्योहारों की छुट्टियों को रद्द कर दिया गया है। और जो दिवाली, छठ, दुर्गा पूजा की छुट्टियां थी, उसमें भी भारी कटौती की गई है। और इतना ही नहीं, तो जो मुसलमानों के जो पर्व थे उनकी छुट्टियों को बढ़ा दिया गया है। नीतीश जी, इसको हम कदापि स्वीकार नहीं करेंगे। ये हिंदू विरोधी मानसिकता का परिचायक है। तो नीतीश कुमार, अब बिहार सरकार इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ बिहार हो गया है। अगर ये इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ बिहार ने ये जो छुट्टियों को रद्द की है, ये तीसरी बार है और इनका सीधा सोच है हिंदुओं को जातियों में बांटो और मुसलमानों का वोट लो। हालांकि बिहार में छुट्टियों के मामले पर जेडीयू नेता और बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी ने नीतीश सरकार का बचाव इस मामले में किया। उन्होंने कहा कि छुट्टियों का ये फैसला प्रधान सचिव और मंत्री ने नहीं देखा है। उन्होंने दावा किया कि नीतीश कुमार की जानकारी में जैसे ही ये मामला आएगा वो जरूर इस मामले में दखल देंगे। बड़ी बहुसंख्यक लोग हैं, उनकी भावना जो ट्रेडिशनली जिस तरह से पिछले सरकार बनी और छुट्टियां रही हैं, उन सब चीज़ों को हम समझते हैं। मुख्यमंत्री ने पिछली बार भी हस्तक्षेप करके उसको रेक्टिफाई किया था, सुधार किया था। इस बार भी मुख्यमंत्री हस्तक्षेप करके निश्चित रूप से सुधार करें। चिंता की कोई बात नहीं है। ये हम मंत्री स्तर पर, प्रधान सचिव और मुख्यमंत्री स्तर पर ये सब निर्णय नहीं होते हैं, नीचे से होते हैं। निर्णय नीचे से किया गया होगा, इसलिए मुख्यमंत्री निश्चित रूप से हस्तक्षेप करेंगे। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ पटना से जुड़ रहे हैं संवाददाता सौरभ कुमार। सौरभ, सितंबर में भी छुट्टियां घटाने का आदेश जारी किया गया था, लेकिन उसे वापस ले लिया गया था। क्या इस बार भी ऐसा होता दिख रहा है क्या? बहुत ज़्यादा इसकी संभावना है, क्योंकि जब अगस्त में जब एक नोटिफिकेशन आया था, जब दिवाली और छठ पूजा की छुट्टियों पे नकेल कसने की बात हुई थी, तब काफ़ी टीचर्स यहाँ पे जितने शिक्षक थे और बच्चों ने भी काफ़ी आवाज़ उठाई थी। और भाजपा जो यहाँ ऑपोजिशन में है बिहार में, उन्होंने भी काफ़ी आंदोलन किया था, जिसकी वजह से उस ऑर्डर को वापस लिया गया था। इनफैक्ट तेजस्वी यादव ने भी कहा था कि इस तरह के जो है ऑर्डर्स वो बिहार सरकार को, स्पेशली जो के पाठक हैं, जो एडिशनल चीफ सेक्रेटरी हैं बिहार एजुकेशन डिपार्टमेंट के, उन्हें नसीहत दी थी कि इस तरह के ऑर्डर्स नहीं निकालनी चाहिए जिससे लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचे। अब ये जो कैलेंडर कल इशू हुआ है, ये एक नोटिफिकेशन है। इसमें साफ तौर पे देखा गया है कि हिंदू के त्योहारों को घटाया गया है, रद्द की गई हैं छुट्टियां, और कुछ ऐसे त्यौहार जो मुसलमानों के हैं उनकी छुट्टियों में बढ़ोतरी हुई है, जैसे ईद उल फितर
फितर जो 1 दिन की छुट्टी जिसमें मिलती थी उसमें अब 3 दिन की मिलेगी। बकरीद में 1 दिन की छुट्टी बढ़ाई गई है। मुहर्रम में 1 दिन की छुट्टी बढ़ाई गई है। वहीं एक आदेश उसमें उस नोटिफिकेशन में है जिसमें कहा गया है कि कुछ मुस्लिम बहुल क्षेत्र के स्कूल्स के प्रिंसिपल अगर चाहें, हेडमास्टर अगर चाहें तो वो एक आवेदन दे सकते हैं डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को ताकि शुक्रवार को स्कूल को बंद किया जाए नमाज की वजह से। तो इस तरह के नोटिफिकेशन की वजह से यहाँ पे एक चुनाव कह सकते हैं पॉलिटिकल एक अप्रोर यहाँ पे हो गया है और काफ़ी घमासान हो रहा है। यहाँ पे जो बीजेपी के नेता हैं वो साफ तौर पे कह रहे हैं कि एक तुष्टीकरण की राजनीति हो रही है। वोट बैंक के चक्कर में नीतीश कुमार बौखला गए हैं और उनके जो ऑफिसर हैं वो बिना कुछ सोचे समझे लोगों के भावनाओं को आहत कर रहे हैं। लेकिन हमने कोशिश की बात करने की कुछ एक्सपर्ट्स से, उन्होंने ये कहा कि नीतीश कुमार स्पेशली जब उन्होंने कास्ट सर्वे कर दिया है और ये देखा गया कि 17% मुसलमानों की जनसंख्या और 83% गैर मुसलमान है, तो 17% को लेकर 83% को बिल्कुल। तो अभी फिलहाल नीतीश कुमार के बारे में भी देखना होगा कि आखिरकार उन छुट्टियों का पर वो क्या कुछ बोलते हैं इतने बहस के बाद। बहुत शुक्रिया तमाम डिटेल्स के लिए सौरभ आपका। और बिहार में छुट्टियों पर क्यों मचा है सियासी बवाल, आज आवाज अड्डा में इसी पर करेंगे चर्चा शाम 7:57 पर। और अब बात करते हैं बाजार की, जहां आज बाजार में शानदार रौनक रही। इसी के साथ निफ्टी ने 20 सितंबर के बाद 19,900 के स्तर को छुआ है। मिड कैप, रियलिटी और ऑटो इंडेक्स भी रिकॉर्ड ऊंचाई पर आज बंद हुए। सेंसेक्स 204 अंक चढ़कर 66,174 पर बंद हुआ। निफ्टी 95 अंक चढ़कर 19,890 पर बंद हुआ। आज सबसे ज्यादा तेजी मेटल, ऑयल, गैस शेयरों में रही, तो वहीं फार्मा शेयरों पर थोड़ा दबाव आज रहा। मार्केट का एक्शन जानने के लिए चलते हैं सुमित के पास। सुमित, बताएं जरा सेक्टर्स और शेयरों में आज कैसा एक्शन रहा? देखिए, आज फ्रंट लाइन इंडेक्स में हालांकि सेकंड हाफ के अंदर एक स्ट्रॉन्ग कमबैक आया। पीएसयू बैंकिंग इंडेक्स चले, आईटी ने थोड़ा सपोर्ट किया, लेकिन जो आज के लीड स्टॉक्स थे वो तो अदानी ग्रुप था। पूरे ग्रुप में एक जोरदार तेजी बनते हुए दिखाई पड़ी। पहले निफ्टी के टॉप गेनर्स 2 नाम आपको अदानी समूह से दिखाई पड़ेंगे, अदानी एंटरप्राइज, अदानी पोर्ट्स। इसके अलावा टाटा मोटर 3.5% की तेजी रही। बीपीसीएल 3.5% ऊपर ये भी रहा। गिरने वाले शेयरों में सिप्ला, आईटीसी, एचयूएल और सन फार्मा मोरलेस फ्लैट टू नेगेटिव साइड पे जाकर कहीं बंद होते हुए दिखाई पड़े। मिड कैप में बीएससी एक अपग्रेड के बाद 8% ऊपर, प्रिज्म जॉनसन 8% ऊपर। एमसीएक्स में बीएससी का इंपैक्ट और सुवन फार्मा करीब 5.5% तेजी यहां पर आते हुए दिखाई पड़ी। गिरने वाले शेयरों में रेमंड 4% नीचे, लगातार शेयर प्रेशर में। सुजलॉन आज फिर प्रॉफिट टेकिंग 4% नीचे। एम्बर एंटरप्राइजेस 4% नीचे और बॉम्बे बर्मा करीब 3% के आसपास बिकवाली यहां आते हुए दिखाई पड़ी। और आज अदानी समूह के पूरे ग्रुप में खरीदारी थी, तो अदानी पावर 12% ऊपर, अदानी विल्मर 10% ऊपर, अदानी एंटरप्राइज 9% ऊपर, अदानी पोर्ट 5% ऊपर, अदानी ट्रांसमिशन, अदानी गैस करीब अदानी टोटल करीब 20% तक की तेजी वहां पर आते हुए दिखाई पड़ी। तो ऐसे पूरे ग्रुप के अंदर आज जोरदार उछाल बनता हुआ दिखाई पड़ा। जी, बहुत शुक्रिया तमाम डिटेल्स के लिए आपका सुमित। और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद जल्द होंगे हाजिर। आप बने रहें हमारे साथ। के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है और अब बात करेंगे ऑनलाइन पेमेंट फ्रॉड रोकने के लिए वित्त मंत्रालय की अहम बैठक की, जहां एक अहम बैठक हो रही है। इस बैठक में बैंकों और पेमेंट गेटवे में सुरक्षा को और ज्यादा पुख्ता इंतजाम करने के लिए रणनीति बनाई जाएगी। ज्यादा जानकारी के लिए चलते हैं लक्ष्मण जी के पास। लक्ष्मण जी, इस बैठक में ऑनलाइन फ्रॉड रोकने के लिए किन किन पहलुओं पर चर्चा हो रही है? देखिए, बैठक पिछले करीब 45 मिनट से चल रही है और उस बैठक में सबसे ज़्यादा चर्चा इस बात पर हो रही है कि बैंकिंग सिस्टम के जरिए जो ऑनलाइन पेमेंट किया जाता है उसमें जो फ्रॉड हो रहे हैं उसको कैसे रोका जाए। और इस बैठक के पीछे 2 महत्वपूर्ण या तात्कालिक कारण थे। वो थे यूको बैंक में हुआ ऑनलाइन फ्रॉड और बैंक ऑफ बड़ौदा में हुआ ऑनलाइन फ्रॉड। और इस बैठक में बैंक ऑफ बड़ौदा के वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल हैं, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अधिकारी शामिल हैं। और ये बैठक बैंकिंग सचिव की अगुवाई में हो रही है। और इस बैठक में सबसे पहले प्रेजेंटेशन दिया जा रहा है इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर के द्वारा। इसमें यह बताया जा रहा है किस तरह से ऑनलाइन साइबर फ्रॉड हो रहे हैं, उसको रोकने के लिए क्या क्या उपाय हो सकते हैं। इसके बाद स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से एक प्रेजेंटेशन दिया जा रहा है। ये प्रेजेंटेशन प्रोएक्टिव रिस्क मॉनिटरिंग सिस्टम का है। इसमें यह बताया जा रहा है कि बैंकों ने अपने यहाँ क्या क्या एहतियात किए हैं, ये रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम किस तरीके से काम करता है, इसमें क्या क्या खामियां जिसको दुरुस्त किया जा सकता है। और फिर इस बैठक के बाद एक रणनीति
बनकर निकलकर सामने आ सकती है कि ऑनलाइन फ्रॉड को रोकने के लिए क्या सारे कदम आने वाले दिनों में बैंक उठाएंगे। तो इस बैठक के बाद जो नतीजे निकल कर आएंगे उसके बाद शायद हम आप ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करते वक्त थोड़ा सा सुरक्षित महसूस कर सकते हैं। जी, इसके अलावा लक्ष्मण जी, शाम में कैबिनेट की और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की अहम बैठक होने वाली है, इसमें क्या कुछ खास होने वाला है? बिल्कुल, ये बैठक काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि एक तो 3 हफ्ते बाद कैबिनेट की बैठक हो रही है। दूसरी बात की काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की बैठक ऐसे समय में हो रही है जब राज्यों में विधानसभा चुनाव का चुनाव प्रचार खत्म हुआ है और अगले हफ्ते से संसद का शीतकालीन सत्र शुरू होने जा रहा है। तो सबसे पहले बात करें कैबिनेट की बैठक की, तो कैबिनेट की बैठक में सबसे ज्यादा संभावना इस बात की जताई जा रही है कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, जिसके तहत गरीबों को 5 किलो मुफ्त अनाज दिया जाता है, उसको अगले 5 साल तक बढ़ाने का जो ऐलान प्रधानमंत्री ने चुनाव प्रचार के दौरान किया था, उस ऐलान पर कैबिनेट की बैठक में मुहर लग सकती है। हालांकि एजेंडा के तौर पर इसे शामिल नहीं किया गया है, लेकिन सूत्र कह रहे हैं ये टेबल एजेंडा के तौर पर इसे रखा जा सकता है और बैठक के दौरान ही प्रस्ताव लाया जा सकता है। तो एक तो मुफ्त अनाज योजना, इसको 5 साल तक आगे बढ़ाने पर सहमति हो सकती है। दूसरा जो महत्वपूर्ण फैसला यहाँ पर हो सकता है जनजाति के लिए, ये पीएम जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान, इसको मंजूरी मिल सकती है। इस योजना को प्रधानमंत्री ने लॉन्च किया हुआ है, 24,000 करोड़ रुपए इस पर खर्च किए जाएंगे। इस प्रस्ताव को मंजूरी मिलने की संभावना है। 16वें वित्त आयोग के टर्म्स एंड रेफरेंस को मंजूरी मिल सकती है। ये 16वें वित्त आयोग का कार्यकाल 2026-27 से शुरू होगा। इसके जरिए केंद्र राज्य के बीच पैसे के बंटवारे का आकलन किया जाता है और साथ ही साथ उत्तरकाशी में जो टनल में राहत कार्य हो रहा है, जो सफलता मिल रही है, उस पर भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की बैठक में चर्चा होने की संभावना है। संसद के शीतकालीन सत्र में सरकार की रणनीति क्या रहेगी, हो सकता है उस पर भी चर्चा हो और राज्यों में चुनाव प्रचार से जो फीडबैक मिला वो भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की बैठक में इस पर भी चर्चा हो सकती है। जी, बहुत शुक्रिया तमाम डिटेल्स के लिए आपका लक्ष्मण जी। और एक रिसर्च में ये पता लगा है कि हाई ब्लड प्रेशर के लिए जो शुरुआती दवाएं दी जाती हैं उनकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर आप खाने में नमक को थोड़ा कंट्रोल कर लेंगे तो। क्या है नमक का ब्लड प्रेशर कनेक्शन? आज शाम 5:57 पर इसी पर करेंगे चर्चा। देखना ना भूले कंज्यूमर अड्डा।